हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरल जानकारी में। मैं आपका दोस्त और होस्ट विनय फिर से हाजिर हूँ एक और नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हाल ही में लॉन्च हुई सर्विस एक्स ग्रेशिया असिस्टेंस टू नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ द डिसीज्ड बाय कोविड-19, यानी कोविड-19 से मरने वाले मृतक के परिजनों को अनुग्रह सहायता, जिसे कुछ लोग इसमें मिलने वाली सहायता राशि की वजह से इसे कोरोना का 50,000 वाला फॉर्म भी बोलते हैं। आज की वीडियो में आपको इस योजना से जुड़ी तमाम जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, आपको बस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखना है। अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो हमारी गारंटी है आपको इस योजना की जानकारी के लिए कोई दूसरी वीडियो देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक खास शख्सियत से मिलवाना चाहेंगे। ये है मिस्टर गौरव कुमार बंसल, जो कि पेशे से वकील है। दोस्तों, जब बात कोरोना पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दिलवाने की जा रही हो और इनके बारे में बात ना की जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि आज कोरोना पीड़ित परिवारों को जो आर्थिक सहायता मिल रही है वो केवल गौरव कुमार बंसल जी के प्रयासों के कारण ही संभव हुआ है। वास्तव में हुआ कुछ ऐसा था, जब कोरोना काल में बहुत से लोग केवल आस लगाए बैठे थे कि सरकार को कोरोना पीड़ित परिवारों की सहायता करनी चाहिए, वहीं गौरव कुमार बंसल जी ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो कोरोना पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दिलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा पहुँचे। इन्होंने कोर्ट में अपनी अपील में कहा, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 यानी आपदा प्रबंधन कानून 2005 के सेक्शन 12(3) के अनुसार आपदा के दौरान मरने वाले लोगों के परिजनों को 4 लाख आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। तो इस एक्ट में बताई गई 4 लाख की सहायता राशि उन परिवारों को भी मिलनी चाहिए जिनके परिवार में कोरोना की वजह से किसी सदस्य की मृत्यु हुई हो। इस पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपना क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा कि जिस कानून की आप बात कर रहे हैं और जो 4 लाख रुपए सहायता राशि की बात उसमें की गई है, वो वास्तव में प्राकृतिक आपदाओं के लिए है, लेकिन कोरोना एक मानव निर्मित आपदा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर दबाव बनाया और सरकार को 6 सप्ताह का टाइम देते हुए आदेश दिया, चाहे आपदा प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, पर जो लोग कोरोना में मरे हैं उनके डिपेंडेंट के लिए आपको कुछ न कुछ आर्थिक सहायता देनी चाहिए। तब जाकर सरकार ने कहा कि हालांकि यह एक प्राकृतिक आपदा ना होकर मानव निर्मित आपदा है, फिर भी हम कोरोना पीड़ित परिवारों के अनुग्रह पर उनको 50,000 आर्थिक सहायता देने के लिए तैयार है। इसलिए सरकार ने इस योजना का नाम एक्स ग्रेशिया असिस्टेंस टू नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ द डिसीज्ड बाय कोविड-19 रखा है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कोविड-19 से मरे मृतक के परिजनों को अनुग्रह सहायता। दोस्तों, इस तरह से केवल गौरव जी के प्रयासों और संघर्ष का ही ये नतीजा है जो आज कोरोना पीड़ित परिवारों को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जा रही है। दोस्तों, गौरव जी के सराहनीय कार्य के लिए एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, हम वापिस आ जाते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। तो सबसे पहले बात करते हैं योजना से संबंधित डाउट्स के बारे में। इस योजना के तहत वास्तव में कितने रुपए सहायता राशि दी जा रही है? तो दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से केवल 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का फैसला लिया गया है, लेकिन कुछ राज्यों में वहाँ के राज्य सरकारों की तरफ से 50,000 रुपए में ही कुछ सहायता राशि अपनी तरफ से बढ़ाकर देने का ऐलान किया गया है। तो इस वजह से अलग अलग राज्यों में इस योजना से मिलने वाला लाभ अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर बात मिनिमम लाभ की करें तो 50,000 सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स है। आई होप आपका ये डाउट अब क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे डाउट या कंफ्यूजन के बारे में। अब दूसरा डाउट या कंफ्यूजन ये है कि योजना के लिए पात्र किसे माना जाएगा, यानी योजना का लाभ मिलना किनको है। कोई कह रहा है कि इस योजना का लाभ केवल उन परिवारों को मिलेगा जिनके परिवार में इसी साल यानी 2021 में कोरोना की वजह से किसी सदस्य की मृत्यु हुई हो, क्योंकि योजना की शुरुआत 2021 में की गई है, इसीलिए 2019 या 2020 वाले परिवारों को कुछ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, यह एक कंटिन्यू चलने वाली योजना है। तो कोरोना की शुरुआत से लेकर आगे भविष्य में भी अगर किसी परिवार से कोई सदस्य कोरोना की वजह से मारा जाता है तो वह परिवार इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा और उनको इसका लाभ दिया जाएगा, लेकिन उनके पास इस योजना से संबंधित डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए। वैसे डॉक्यूमेंट के नाम पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि कम से कम डॉक्यूमेंट के जरिए पात्र लोगों तक इस योजना का लाभ पहुँचाया जा सके। अब बारी आती है योजना के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से है। तो दोस्तों, आप भारत के किसी भी राज्य से हो, इस योजना का लाभ पाने के लिए आपके पास मृतक का डेथ सर्टिफिकेट और मृतक की RT-PCR रिपोर्ट होना जरूरी है। इसके अलावा अगर आपके राज्य में फैमिली आईडी बनना शुरू नहीं हुई है तो आपसे आपके राज्य के नियमों के अनुसार आवेदक का बैंक अकाउंट नंबर और उसके आईडी प्रूफ मांगे जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा राज्य हरियाणा है और हमारे यहाँ लगभग सभी की फैमिली आईडी बन चुकी है, तो हम केवल फैमिली आईडी, मृतक के डेथ सर्टिफिकेट और उसकी RT-PCR रिपोर्ट के द्वारा ही इस योजना के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना
रखना है कि आवेदक का बैंक अकाउंट नंबर उसकी फैमिली आईडी से लिंक होना जरूरी है। तो दोस्तों अगर आप भी हरियाणा से हैं और आपने अभी तक फैमिली आईडी नहीं बनवाई है तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं कि फैमिली आईडी कैसे बनाई जा सकती है। इसके अलावा अगर आपने फैमिली आईडी बनवा रखी है लेकिन आपकी फैमिली आईडी में आपकी डिटेल पूरी तरह से अपडेट नहीं है तो आप हमारी ये वाली वीडियो देखकर फैमिली आईडी अपडेट करने की प्रक्रिया जान सकते हैं। दोस्तों योजना से रिलेटेड सभी इंपोर्टेंट वीडियोस और वेबसाइट के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना किस वेबसाइट से है। तो योजना का लिंक आपको सरल पोर्टल पर मिल जाता है, लेकिन जिन राज्यों में सरल पोर्टल नहीं है वहां आप अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे सरल पोर्टल लाइव हो चुका है तो हम इस योजना के आवेदन के लिए सरल पोर्टल का यूज करेंगे। दोस्तों अब हमें योजना का नाम पता लग चुका है जो कि है एक्स ग्रेशिया असिस्टेंस टू नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ द डिसीज्ड बाय कोविड-19 और हमें उस वेबसाइट का नाम भी पता चल चुका है जहाँ से हमें आवेदन करना है। लेकिन दोस्तों ये सब जानकारी आपके पास होते हुए भी हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं जो ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, चाहे उनके पास सीएससी वाला ऑफिशियल यूजर आईडी हो या सिटीजन वाला सरल यूजर आईडी। आप इन दोनों आईडी को लॉगिन करके कितना भी सर्च करेंगे आपको योजना का लिंक नहीं मिलेगा, क्योंकि इस योजना के लिंक को एक्सेस करने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक यूज करनी है। आपको वीडियो के नीचे इस तरह से एक लाइक बटन दिख रहा होगा, आपने इस पे क्लिक कर लेना है और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट कर देना है। उसके बाद आपने हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को कर देना है ऑन। अब इससे क्या होगा दोस्तों, इससे आपको हमारे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी मिल जाया करेंगे। बाकी रही बात ट्रिक की, तो ट्रिक बड़ी ही सिंपल है। सबसे पहले तो आप ये समझ लेंगे सीएससी के ऑफिशियल सरल यूजर आईडी पर इस योजना का लिंक अभी तक एक्टिव नहीं किया गया है, तो सीएससी ऑफिशियल यूजर के साथ इस योजना के लिए ट्राई ना करें, फॉर्म नहीं खुलने वाला है। दूसरी बात यह कि इस योजना के लिए आवेदन केवल सिटीजन यूजर से ही किया जा सकता है, तो आपके पास सिटीजन वाला सरल यूजर आईडी होना जरूरी है। हमारे जो भाई सीएससी से रिलेटेड वर्क करते हैं उनको पता है कि सरल पर सिटीजन यूजर आईडी कैसे बनाई जाती है, लेकिन जिनको नहीं पता है वो हमारी ये वाली वीडियो देखकर जान सकते हैं कि सरल पर सिटीजन यूजर कैसे बनाया जा सकता है। दोस्तों हमने पहले से ही सरल पर एक सिटीजन यूजर बना रखा है, तो हम जल्दी से अपनी ट्रिक को यूज कर योजना के लिए आवेदन कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम आ गए अपने सरल पोर्टल पर। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ राइट हैंड साइड में आपको एक लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है। नॉर्मली हम यहाँ पर अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करते हैं और कोई भी योजना या स्कीम के लिए आवेदन कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि इस योजना के लिए आपको डायरेक्ट लॉगिन नहीं करना है। अगर आप डायरेक्ट लॉगिन कर लेते हैं तो आपको एप्लीकेशन का लिंक इसके अंदर नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको पेज के लेफ्ट हैंड साइड में आना है। यहाँ पर आपको न्यूली लॉन्च स्कीम ओब्लिक सर्विस का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसी ऑप्शन के अंदर आपको सबसे पहले नंबर पर एक लिंक मिलता है जो कि है एक्स ग्रेशिया असिस्टेंस टू नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ द डिसीज्ड बाय कोविड-19। आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से एक लॉगिन पेज आपके सामने खुल जाता है। इसमें आपको अपना सिटीजन वाला सरल यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है। अगर आप यहाँ पे सीएससी वाला ऑफिशियल यूजर आईडी डालेंगे तो जैसे आपका नॉर्मल डैशबोर्ड खुलता है वैसा डैशबोर्ड आ जाएगा और आपका जो योजना का जो लिंक है वो आपका एक्टिव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आपने केवल और केवल सिटीजन का यूजर आईडी पासवर्ड ही यूज करना है। तो जैसे ही आप सिटीजन यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से फॉर्म खुल जाता है। सबसे पहले यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपके पास फैमिली आईडी है या नहीं है। अगर आपके पास फैमिली आईडी है तो आप आई हैव फैमिली आईडी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं है तो आपको पता है कि आपको फैमिली आईडी कैसे बनवानी है, आप हमारी वीडियो देखकर वहाँ से भी जानकारी उसकी ले सकते हैं। यहाँ आपने वो फैमिली आईडी डालनी है जिसमें मृतक मरने से पहले ऐड था, यानी अगर मृतक मरने से पहले आपकी फैमिली में ऐड था तभी आप इस योजना के लिए पात्र हैं। लेकिन अगर मृतक ने अपनी फैमिली आईडी अकेले की बनवा रखी थी या उसने अपनी फैमिली आईडी बनवा ही नहीं रखी थी तो आप भले ही मृतक के रिलेटिव हो, आप इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसका रीजन आपको वीडियो में आगे चलकर पता लग जाएगा। हम फैमिली आईडी यहाँ पे भर लेते हैं। जैसे ही आप फैमिली आईडी भरेंगे आपको क्लिक हियर टू फैच फैमिली आईडी डाटा वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने मेंबर डिटेल का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ आपने सिलेक्ट एप्लीकेंट में परिवार के उस सदस्य का नाम सिलेक्ट करना है जिसे आप आवेदक बनाना चाहते हैं। इसके बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। फैमिली आईडी में दिए गए मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी चला जाएगा। एंटर ओटीपी वाले ऑप्शन में आपको ओटीपी डालकर अपना ओटीपी वेरीफाई कर लेना है। उसके जस्ट बाद आपके सामने आवेदक की पर्सनल डिटेल का कॉलम आपको मिलेगा जहां आपको फैमिली आईडी में दी गई आवेदक की डिटेल्स पहले से ही भरी मिल जाती है। यहाँ केवल आपको ईमेल आईडी भरनी होती है, वो भी ऑप्शनल है। अगर आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, नहीं तो उसको खाली भी रहने दे सकते हैं। उसके बाद आपको मृतक डिटेल का आपको कॉलम मिल जाता है। आपको गेट डिजीज्ड डिटेल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो मृतक का नाम, उसके रिलेशन का नाम, यानी कि अगर वो कोई जेंट्स था मृतक तो उसके पिताजी का नाम यहाँ
पे आ जाता है। अगर कोई शादीशुदा कोई लेडीज थी तो उसके पति का नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक प्रिंट होकर आ जाता है। उसके बाद उसकी एज और उसका जेंडर और उसका जो ऑक्यूपेशन यानी कि जो फैमिली आईडी में जो उसका काम दिखा रखा भी पर्सन ये काम करता था, उसका काम यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था, अगर मृतक आपकी फैमिली आईडी में ऐड नहीं है तो जब आप गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई डिटेल भर के नहीं आएंगी और ये जो डिटेल जो ऑटोमेटिक यहाँ पे भरकर आती हैं, इन्हें आप मैनुअली यहाँ पे टाइप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमने आपको कहा था कि आप भले ही उनके रिलेटिव क्यों ना हो, अगर मृतक आपकी फैमिली आईडी में ऐड नहीं है तो आपका ये फॉर्म यहीं पे रुक जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो मृतक था उनकी सभी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। अब आगे जो ऑप्शन बचे हैं वो हमको मैनुअली टाइप करके भरने होते हैं। यहाँ आप उस मेडिकल संस्थान का नाम लिख सकते हैं जहाँ पर इलाज के दौरान जो मृतक है उनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर अगर आप मृत्यु घर पर हुई है तो आप अपने शहर या सिटी का नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद पूछा जाता है कि जो मृतक है उनकी मृत्यु कोरोना से हुई थी या नहीं हुई थी। यहाँ पे आपसे यस और नो में आंसर मांगा गया है तो आपने यहाँ पे यस पे क्लिक कर लेना है। आगे हमसे पूछा गया कि आवेदक के साथ मरने वाले का क्या रिलेशन था। दोस्तों ऐसे ऑप्शन में कई बार देखा गया कि आवेदक गलती से गलत डिटेल यहाँ पे लिखवा देते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ आवेदक मृतक की पत्नी है तो हम रिलेशन वाले ऑप्शन में हस्बैंड यानी पति लिखेंगे, ना कि पत्नी, क्योंकि यहाँ आवेदक का मृतक से नहीं बल्कि मृतक का आवेदक से रिलेशन पूछा गया है। आगे हमें वो डेट भरने के लिए बोला जाता है जब हमें पता लगा था कि हमारा जो पेशेंट है वो कोरोना पॉजिटिव है, तो हमें RT-PCR की जो टेस्ट रिपोर्ट है उसकी डेट यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद मृतक की ICMR ID भरनी होती है। अब दोस्तों हर किसी को मेडिकल टर्म्स के बारे में नहीं पता होता है, तो उसके लिए हम आपको बता दें ICMR ID आपको मरीज की RT-PCR रिपोर्ट के अंदर देखने को मिल जाती है, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये दोनों ऐसी तकनीकें हैं जो RNA को DNA में बदलने का काम करती हैं। मेडिकल टर्म्स में किसी भी रिपोर्ट की एक्यूरेट और सही जानकारी के लिए आपको उसका DNA पता होना जरूरी है, लेकिन कोरोना वायरस में DNA नहीं होता है, उसमें केवल RNA होता है। इसलिए सबसे पहले कोरोना के RNA को DNA में कन्वर्ट किया जाता है और ये दोनों प्रक्रिया इसी के काम आती है। इसमें मरीज के बलगम की जांच की जाती है, तो आपको मरीज की मेडिकल रिपोर्ट्स के अंदर जो बलगम जांच जो रिपोर्ट आई थी जिसे RT-PCR रिपोर्ट कहते हैं, आपको वो ढूंढनी है। अगर आपके पास वो रिपोर्ट मिल जाती है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से आपको ये रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है तो इसका भी एक सोल्यूशन है। जब RT-PCR जांच के लिए सैंपल कलेक्ट किया जा रहा था तो उस टाइम आपसे एक मोबाइल नंबर लिया गया था और उस मोबाइल नंबर पे SMS के जरिए एक सैंपल ID सेंड की जाती है और साथ ही साथ जब रिपोर्ट जनरेट हो जाती है तो उस रिपोर्ट का एक डाउनलोड लिंक भी आपके मोबाइल पर आ जाता है। तो आप उस डाउनलोड लिंक या फिर उस सैंपल ID का यूज करके ये रिपोर्ट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से आपके पास जो आपका लिंक और सैंपल ID है वो भी आपकी डिलीट हो चुकी है तो आप इस रिपोर्ट को उस मेडिकल संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं जहां पर आपने RT-PCR जांच कराई थी। दोस्तों आप अभी अपनी स्क्रीन पर कुछ सैंपल के तौर पर RT-PCR रिपोर्ट्स देख रहे हैं। जो RT-PCR रिपोर्ट है जो उनका फॉर्मेट है वो अलग अलग मेडिकल संस्थान में अलग अलग हो सकता है। किसी RT-PCR रिपोर्ट में आपको जो ICMR ID है बिल्कुल फ्रंट में स्टार्टिंग में ही मिल जाएगी, किसी में मिडल में मिल सकती है तो किसी में लास्ट में भी मिल सकती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने सिर्फ अपना ICMR ID यहाँ से कलेक्ट करना है, वो ICMR ID आपने अपने फॉर्म में भर देना है। उसके बाद अगले कॉलम में आपसे मृतक की जो मृत्यु की तारीख है वो आपसे पूछी जाती है, आपने वो तारीख भर देनी है। उसके बाद आवेदक की बैंक डिटेल का कॉलम यहाँ पे आता है। आपका जो बैंक का अकाउंट नंबर और IFSC है वो आपको पहले से भरा हुआ मिलेगा। यहाँ पे आपने केवल बैंक का नाम और उसकी ब्रांच का प्रॉपर एड्रेस यहाँ पे भरना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपने किसी अन्य सोर्स से इस योजना के लाभ के लिए आवेदन किया है या नहीं किया है, तो आपने यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। उसके बाद आवेदक का पैन कार्ड नंबर आपसे मांगा जाता है, तो आपने आवेदक का पैन कार्ड नंबर यहाँ पे भर देना है। उसके बाद स्क्रीन पर दिखाई दे रहा कैप्चा कोड आपने भरना है और सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आ जाता है। यहाँ पर आपने अटैच एनेक्सर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम अटैच एनेक्सर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का पेज हमारे सामने आता है। यहाँ डॉक्यूमेंट अटैच करने के लिए बोला जाता है। पहले ऑप्शन में हमें डेथ सर्टिफिकेट अटैच करना है और दूसरे में RT-PCR रिपोर्ट अटैच करनी है। ये दोनों डॉक्यूमेंट हमें PDF फॉर्मेट में अटैच करने हैं। अटैच करने के बाद हमें सेव एनेक्सर पर क्लिक कर लेना है। जैसे हम सेव एनेक्सर पर क्लिक करेंगे जो हमारी PDF है वो अपलोड हो जाएंगी और इस तरह से हमारे पास दो लिंक बनकर यहाँ पे आ जाते हैं। अटैचमेंट अपलोड होने के बाद हमें सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमारी जो ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाती है और हमारे सामने हमारी स्लिप आ जाती है। हमें इसको डाउनलोड कर लेना है। योजना का बेनिफिट आपको मैक्सिमम 30 दिन के अंदर मिल जाएगा। इसकी जानकारी आपको SMS या ईमेल के माध्यम से भी मिल जाएगी और अगर आप चाहे तो इस स्लिप के द्वारा सरल पोर्टल पर अपना ऑनलाइन आवेदन का स्टेटस भी चेक कर
सकते हैं। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस कि आप किस प्रकार कोरोना मृतक के परिवार को 50,000 सहायता राशि वाला फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आई है और आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए